अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पिछले 5 साल से वफाकी हुकूमत के 2 अदवार में सियासी इत्तेहाद बरकरार है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में शेड्यूल्ड कानून साजी असम्बली के इंतखाबात से पहले दोनों जमातों के एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयानबाजी में इजाफा हो गया है। दोनों जमातों के रहनुमा आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात, वहाँ की सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल और बल्दियाती इंतखाबात के मामलात पर एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी और तनकीद कर रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के लिए इलेक्शन 27 जुलाई को होने हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 हफ्तों से जारी सियासी सूरत हाल की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये इलेक्शन मौखर करने की तजवीज़ दी है। लेकिन नून लीग इलेक्शन में किसी किस्म की ताख़ीर की मुखालिफत कर रही है। अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में पिछले 7 माह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिसे मकामी तौर पर नून लीग की हिमायत भी हासिल है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल ने दोनों जमातों के दरमियान तलखियों में इजाफा किया है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि एहतजाज का मामला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रियासती हुकूमत ने मिसहैंडल किया है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि सूरत हाल वफाकी हुकूमत के इक़दामात और बयानात की वजह से ज़्यादा ख़राब हुई है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के तनाज़ुर में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने रावला कोट के शहरियों को कश्मीरी मानने से इनकार किया था, जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर शदीद तनकीद की थी और इसे जलती पर तेल डालने से ताबीर किया था और मुतालबा किया था कि वो ये बयान वापस लें। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान का दिफा किया और कहा, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को सालिसी की पेशकश पर भी ख्वाजा आसिफ ने तनकीद करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से सालिसी की दरख्वास्त पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नाकामी का एतराफ़ है। कुछ वजीर या कोई बात कर देते हैं या मशवरा ऐसे दे देते हैं कि फिर हमारे इस काम में मुश्किलात पैदा किया जाता है। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है जो ये अल्फाज कह सके और फिर पीछा नहीं हटते कि रावला कोट के कश्मीरी कश्मीरी नहीं है। मुझे अपोलोजाइज करने को कहा, मैं कल भी उस पर इनकार किया था, आज भी उस पर इनकार करता हूँ। मैंने जो कुछ कहा ठीक कहा। कैसे मुमकिन है कि हम ये बर्दाश्त करें कि ऐसे अल्फाजात इस मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? ये जो आग जो लगा हुआ है कश्मीर में, ये एक वो वाकई वजीर का बयान ने उस आग को बुझाने के बजाय ऐसा है कि उस आग पे तेल लगाया जाए। आज भी उनकी हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, वहां पे वो बताएंगे उनकी हुकूमत क्या किरदार अदा कर रही है। एक सवाल है, उन्होंने गवर्नमेंट की कर दी भी थे, वो चौल खान मिठे चौल खान बैठे थे, वो की कर दे उथे। अब अगर हुकूमत ही सिर्फ करनी होती है, जिम्मेदारियां नहीं पूरी करनी होती, और वो इलेक्शन भी जो है ड्यू डेट पे नहीं चाहते थे, वो भी डिले करना, इलेक्शन भी डिले करना, इस सारे चक्कर के अंदर वो 6-7 महीने का झूठा एक और लेना चाहते थे। सियासी अलायंसेस में सारी चीजें होती हैं, मोहब्बत का अलायंस भी होता है, मजबूरी भी, उसका एलिमेंट जो है उसमें मजबूरी का चूरन भी होता है, मोहब्बत की गर्मी शर्मी भी होती है। सिर्फ यही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद को मजबूरी का इत्तेहाद भी करार दिया और कहा, हम दोनों इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास इत्तेहाद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अहम बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को लेकर दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान जो तलखियाँ पैदा हुई हैं, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी बजट, गवर्नेंस और बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। बजट इजलास के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को चैलेंज किया कि वो कराची की तर्ज पर लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कराएं और बल्दियाती हुकूमतें तश्कील दें। उन्होंने नून लीग पर तंज किया कि नून लीग यूनियन काउंसिल के इलेक्शन से भी डरती है। वजीर आजम साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? इस मुल्क में इस वक्त जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वहां वो खौफ ज़दा है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। क्या बात है आपकी कर रहे हो कि बल्दियाती निजाम। उन्होंने कहा कि जी ये तो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये कभी भी नहीं करेंगे।
भाई हम तो करने को तैयार हैं, हम तो अपना वादा निभाने को तैयार हैं। फिर इसमें हम कहाँ पे किसी को धोखा दे रहे हैं या हम कहाँ के पे किसी को लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम तो बलदियाती इदारों को एम्पावर करने और जो प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन है बिल्कुल हम उसके हक में हैं। जो हमारी इस बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है कि पीपल्स पार्टी इस तरह की किसी तरमीम के ऊपर तैयार नहीं है। जिस पर नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने बिलावल भुट्टो जरदारी के मुतालबे की तायीद तो की, मगर साथ ये तंज भी किया कि इस्लामाबाद और लाहौर में बल्दियाती इंतखाबात तो होने चाहिए, मगर ये इलेक्शन कराची की तर्ज पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसी तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें बल्दियाती इंतखाबात ज़रूर कराने चाहिए, मगर इन इंतखाबात के नतीजे में ऐसे इदारे वजूद में आने की ज़रूरत है जो बाइख्तियार हों, जो सूबाई हुकूमतों के मरहून मिन्नत ना हों, जिसमें मेयर और नुमाइंदे बल्दियाती निज़ाम पर तोहमत ना हो। नून लीगी रहनुमाओं के इन बयानात के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से नून लीग पर तनकीद का सिलसिला जारी है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के सनाउल्लाह साहब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान तक जुमलों का तबादला हुआ। फिर आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल भी ऐसी है, यहाँ पर भी दोनों जमातों ने एक दूसरे पर मिस हैंडलिंग के इल्जामात लगाए हैं। या आखिर हो क्या रहा है? क्या ये इलेक्शन से पहले की रिवायती बयानबाजी समझी जाए या वाकई 5 साल के इत्तेहाद के बाद फितरी तौर पर कुछ दूरियां पैदा हो गई? देखें, सियासी जमातों के दरमियान और सियासी जमातों के अंदर कभी भी रजमेंटल जो है ना वो डिसिप्लिन नहीं हो सकता और बल्कि होना भी नहीं चाहिए। और जमातों के अंदर भी जो है वो खटपट जो है वो चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए। लोगों को, सियासी वर्कर्स को या लीडर्स को जो है वो अपने ख़यालात के इजहार का मौका भी मिलना चाहिए और उन्हें अपने ख़यालात का इजहार भी करना चाहिए। इसी तरह से सियासी जमातें जो है जो कि मुख्तलिफ़ नज़रियात और मुख्तलिफ़ मंशूर और एक दूसरे के साथ एक ही यानी सियासी मैदान में जो है वो एक दूसरे के मुखालफ हिस्सा ले रही होती हैं, तो उन्हें एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक लिमिट में, एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए जो है वो अपना अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करना चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान में असल बात जो है वो ये है कि जो इलेक्शन है वो तमाम तर एतराज़ात के बावजूद तमाम इलेक्शन लड़ने वाली जमातों को भी और कैंडिडेट्स को भी एक्सेप्टेबल है। वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को जो है वो इंश्योर करता है। और दूसरा ये है कि भले वहाँ पे किसी जमात को जो है वो अक्सरियत नहीं मिली, लेकिन एक असूल है कि अगर कोई जमात अपने निशान के ऊपर मेजॉरिटी पार्टी की पोजीशन इख्तियार करती है तो गवर्नमेंट बनाने का पहला हक उसे होना चाहिए। वो हक जो है वो तस्लीम किया गया है और उस हक के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है। मैं समझता हूँ कि ये किसी की जीत या किसी की हार नहीं है, ये सभी की जीत है और ख़ास तौर पे ये जमहूरियत की जीत है। और इलेक्शन का क्रेडिबल होना जो है ये जमहूरियत के लिए बहुत खुशाइन है। और हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि आज़ाद कश्मीर में भी क्रेडिबल, एक्सेप्टेबल जो है वो इलेक्शन हो और उसके नतीजे में जो भी कामयाब हो वो जो है वो गवर्नमेंट बनाए और वहाँ के मसाइल को जो है वो हल करे। कायरा साहब, आपको क्या लगता है इत्तेहादी होने के बावजूद नून लीग पर तनकीद ये महज इलेक्शन के लिए है या आप लोग जेन्युइनली अब इस इत्तेहाद से तंग हैं? ये ना आप लोगों को एक बात समझनी चाहिए, हम मुख्तलिफ ख्याल सियासी जमातें हैं और एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और हम चाहते हैं कि दूसरी जमात को एक सीट ना मिले, सारी सीटें हमें मिल जाएं। यही दूसरी जमातों की ख्वाहिश होती है। हर जमात ये सोच लेके चलती है कि उनको मेजॉरिटी मिलेगी अपनी या 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। अगर वो सूरत हाल बने तो अपनी हुकूमत बना के अपना एजेंडा लेके वो चलते हैं। अगर ऐसा ना हो पाए और ये पार्लिमानी निज़ाम में हो जाता है, बहुत दफ़ा हुआ, दुनिया भर में होता है कि किसी भी जमात को वाज़े मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर इत्तेहादी हुकूमतें बनती हैं, कोलिशंस बनती हैं।
कोलेशंस कैसे बनेंगी? कोलेशंस अपने अपने नुक्ता नजर से थोड़ा नीचे आके कॉमन ग्राउंड के ऊपर खड़े होके आप गवर्नमेंटें बनाते हैं, उसके कुछ रूल्स तय कर देते हैं। और जब कभी कोई अपना अपना इलेक्शन आ जाता है, जिस तरह जीबी का इलेक्शन आया या कश्मीर का इलेक्शन है, तो हम अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क के अंदर भी कई दफा जो बाय इलेक्शंस होते हैं उसमें अपना अपना इलेक्शन लड़ते हैं, तलक बातें भी होती हैं, एक दूसरे पर तनकीद भी होती है, लेकिन वो तमीज के दायरे में रहनी चाहिए, हदूद में रहनी चाहिए। हाँ, एक बात तय है कि हम अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेके जाएंगे कि जिससे निजाम गिर जाए। अब कुछ दोस्तों की ये ख्वाहिश है, मैं मीडिया में भी जब डिबेट सुनता हूं तो मुझे यूं लगता है यानी आप दोनों का बड़ा एक पॉजिटिव कमेंट है नून लीग और पीपल्स पार्टी, ठीक है, इत्तेहाद से मुतालिक। लेकिन राना साहब, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कुछ मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का सियासी इत्तेहाद मजबूरी का इत्तेहाद है, तो क्या इसे एक मजबूरी का इत्तेहाद समझा जाए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान? देखिए, ये बड़ी वाज़ेह बात है जो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी बात की है कि हर जमात की ख्वाहिश तो यही होती है कि इलेक्शन में जो है वो उसे अक्सरियत मिले और वो अपनी गवर्नमेंट बनाए, अपना मंशूर, अपने एजेंडे के ऊपर अमल करे। लेकिन जब आवाम फ़ैसला उसके बरक्स करते हैं तो वो फिर अवामी फ़ैसला जो है उसे तस्लीम करना जो है वो फिर मजबूरी ही होती है, और उस मजबूरी के तहत जो है वो फिर अवामी फ़ैसले को मंजूर करते हुए आप कोलिशन पार्टनर्स के साथ मिल के बैठ के एक कॉमन ग्राउंड जो है वो वहाँ पे कुछ थोड़ा आप भी जो है वो अपनी बात से थोड़ा नीचे आते हैं, दूसरों को जो है वो थोड़ा ऊपर लाते हैं, और फिर एक कॉमन ग्राउंड के ऊपर जो है वो आप सिस्टम को जो है वो आगे चलाने के लिए, क्योंकि असल में तो डेमोक्रेटिक पार्लिमानी डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना जिसके तहत मुल्क को चलाना है, तो उसमें अवाम जिस तरह का फ़ैसला करें उस तरह के फ़ैसले के मुताबिक आपको फिर जो है वो गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ती है। तो उसमें जो है वो इसको एक आप अच्छे इत्तेहाद और एक अच्छी शराकत की के तौर पे भी कह सकते हैं, और अगर कोई ये कहे कि जी मजबूरी के तौर पे जो है वो कोलिशन या इत्तेहाद हुआ है, तो ये बात भी जो है वो एक तरह से सही इसलिए है कि ख्वाहिश तो सभी की होती है कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं, लेकिन फिर आवाम का जो फ़ैसला है उसे तस्लीम करना पड़ता है जमहूरियत में। उसे आप मजबूरी से तस्लीम करें या खुशी से करें, लेकिन वो फिर जो है वो जब फ़ैसला आ जाता है और जब किसी को भी अक्सरियत या वाज़ेह मैंडेट नहीं होता तो फिर कोलिशन गवर्नमेंट ही जो है वो उसका हल होती है। कायरा साहब, आपकी क्या राय है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस बयान को लेकर कि मजबूरी का इत्तेहाद है? क्या ये मजबूरी का इत्तेहाद समझा जाए या ज़रूरी इत्तेहाद समझा जाए, या अगर ऐसा ही है तो आप लोग इलेक्शन की जानिब जाएं, भरपूर मेंट लेकर आएं और ऐसा मजबूरी वाला इत्तेहाद की नौबत आए? बात तो यह है कि इत्तेहाद मजबूरी होते हैं, इत्तेहाद चॉइस नहीं होते इस वक्त, और उसके तहत हम चल रहे, छोटे मोटे इख्तिलाफ होते रहते हैं, फिर आपस में बैठ के सेटल हो जाते हैं। जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में खास तौर पे ये एक सिस्टम है, ये उस निज़ाम का हिस्सा है कि आप मिल के हुकूमतें बना लेते हैं। उसमें अगर किसी ने कोई बात तल्ख भी, बाज़ औक़ात ये भी होता है, मैं कभी किसी प्रोग्राम में बैठे हुए कोई तल्ख बात कर देता हूँ या राना साहब तल्ख बात कर देते हैं, उसके जवाब में मैं और ज्यादा तल्ख कर देता हूँ, तो फिर हमारी क़यादतें इस बात को या हमारी जमात के बाकी सीनियर लोग इस बात को ठंडा करना, सब तो ऐसी बात कम ही बल्कि शायद ही नहीं करते, लेकिन कभी कभी हो जाता है, और ये किसी इंडिविजुअल की राय होती है, जमात की नहीं होती। सो ख्वाजा साहब के साथ थोड़ी बहुत तलखी मेरी जमात की हुई, और उस जमात की तलखी में भी अगर गौर करें तो जिस तरह मीडिया ने उसको पोर्ट्रे किया, एक एंगल वो है, लेकिन असल एंगल क्या है कि अगर बिलावल साहब ने या राजा साहब ने वज़ीर दिफा को ये कहा कि आपने जो जुमला कहा है कश्मीरियों के लिए वो मुनासिब नहीं है, और उससे ऑलरेडी वहां पे लगी हुई आग जो है वो और भड़केगी, तो बेहतर है कि लोग आपसे नाराज हैं, आप उनसे माफी मांग लें। तो ये तो हम उनको तजवीज दे रहे हैं कि ये नाराजगी आइंदा इलेक्शन में आपका नुकसान करेगी। राना साहब, जो कायरा साहब भी बात करें, और आपके सामने ये सवाल मैं रखना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी की जानिब हमने देखा कि आला तरीन सतह से आप लोगों पर तनकीद की जा रही है, बिलावल भुट्टो का लहजा काफी सख्त दिखाई दिया, लेकिन आप लोगों की आला तरीन क़यादत बिल्कुल अभी खामोश
नजर आ रही है, जवाब नहीं दे रही, या आपकी तरफ से कोई जवाब आ जाता है या ख्वाजा आसिफ की जानिब से कोई मौक़िफ़ आ जाता है। नून लीग की क़यादत की खामोशी इस वक्त कोई आपके ख्याल में मसलहत पसंदी है या बेबसी का इजहार है? नहीं, देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बात की है, उन्होंने स्पेसिफ़िकली ख्वाजा आसिफ साहब के एक बयान से उन्होंने जो है वो इत्तफ़ाक़ ना करते हुए उन्होंने कहा है कि ये बयान जो है ये कश्मीर के जो मौजूदा हालात हैं उनमें ये बयान जो है वो वहाँ पे मज़ीद जो है वहाँ पे मुश्किलात पैदा करेगा। ये उनकी राय हो सकती है, हाँ, और हमें भी ये हक़ हासिल है कि हम उनकी राय से जो है वो इत्तफ़ाक़ ना करें, या ख्वाजा साहब ने जिस तरह से वजाहत की कि उनके बयान से वो मुराद नहीं था जो समझा गया और जिस तरह से उसको जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन बिलावल साहब ने PMLN पे कोई तनकीद नहीं की बतौर जमात के, और ना ही उन्होंने PMLN की लीडरशिप के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है उन्होंने तनकीद की, बल्कि उन्होंने जो उस दिन बात की है उस बात का उन्होंने जो है वो तरीक़ाकार ये बनाया कि वो वज़ीर-ए-आज़म के साथ जो है वो हमदर्दी कर रहे थे और उन्हें ये कह रहे थे कि आपकी कैबिनेट के कुछ मेंबर्स जो हैं उनकी तरफ से जो है वो बयान ऐसे दिए जा रहे हैं कि वो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। यानी बिलावल साहब इन ए वे वो प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मैसेज दे रहे थे कि मैं आपकी मुश्किलात को दूर करना चाहता हूँ। राना साहब, लेकिन ये भी जो है वो बात लोकल बॉडीज इलेक्शन को लेकर भी तो तनकीद की है ना आप लोगों पर, कि आप लोग ना पंजाब में लोकल बॉडीज इलेक्शन करवा रहे हैं ना इस्लामाबाद में करवा रहे हैं। नहीं थी, ये तो बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद और पंजाब में जो है वो लोकल बॉडी इलेक्शन बावजूद जो है वो अब तक नहीं हो सके। उन्होंने जो निशानदेही की है वो अपनी जगह पे, लेकिन वहाँ पे रीज़नेबल जो है वो ग्राउंड्स और वजूहात मौजूद थी जिस वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। और इस वक्त भी पंजाब हुकूमत जो है वो पूरी तरह से तैयार थी, और हमारी इस बारे में मीटिंग्स हुई कि हम मार्च अप्रैल में जो है वो इलेक्शन करवाना चाहते थे, लेकिन फिर ये ईरान और अमेरिका का जो मामला शुरू हुआ तो वो भी एक वजह बना। और जैसे ही अब हालात बेहतर हों तो हम पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी बिल्कुल इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, और ये इलेक्शन होंगे और होने चाहिए। ये ज़रूरत है पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम की कि लोकल बॉडी इलेक्शन और लोकल बॉडी अदारे जो हैं वो होने चाहिए। उनको किस तरह से एम्पावर होना चाहिए, उनको क्या फाइनेंशियल जो है वो एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, उसके ऊपर भी हमारे और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है किसी जगह पे इत्तफाक है और कई जगह पे इख्तलाफ है, तो उसके ऊपर भी बात चलती रहेगी। सही। कायरा साहब, आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। अब वहाँ पर जो सियासी सूरत हाल है, आपने तजवीज़ दी कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मुलतवी कर दिया जाए। सवाल आपके सामने ये रखूँगा कि वहाँ की 7 माह की गवर्नेंस के बाद ये खौफ है या ये एतराफ़ है कि सूरत हाल अभी इलेक्शन के लिए मौजू नहीं? 4-5 महीने पहले, 6 महीने पहले कश्मीर की जो सूरत हाल थी, वहाँ पे पूरी रियासत के अंदर एक हंगामा था, और फिर उनके साथ एक मज़ाकराती अमल कमेटी के साथ पहले भी हुआ, और फिर दोबारा वो मज़ाकराती अमल हुआ जिसमें राना साहब भी मौजूद थे, ये लीड कर रहे थे अपनी जमात को, मैं भी मौजूद था अपनी जमात की तरफ से, और हमने उनके साथ एक बड़ा तफसीली मकालमा करके उनकी बातें मानी, उनको बातें मनवाई, और एक चीज़ पे मामला अड़ गया। उससे पहले जब हमने पिछली दफ़ा जो हुकूमत थी, उस हुकूमत की नालायकी की वजह से जो सारी जमातें जिसमें इकट्ठी कर दी गई थी, और वजीर आजम साहब के अपने रवैये की वजह से हालात इस नहज पे पहुंच गए थे कि कमेटी ने पूरा इस कश्मीर चौक किया हुआ था और सियासी जमातें मार्जिनलाइज हुई पड़ी थी। उस वक्त एक राय ये थी कि फौरी तौर पे इलेक्शन कराए जाएं, और दूसरी राय ये थी कि नहीं, फौरी इलेक्शन ना कराए जाएं, बल्कि इलेक्शन में 5-6 महीने बाकी हैं। ये 5-6 महीने में सियासी फिजा दुरुस्त की जाए, सियासी जमातों को रेलिवेंट किया जाए, और ये जो एक फिजा बना दी गई है, हाइपर फिजा हुई पड़ी है, इस हाइपर फिजा को नॉर्मलाइज किया जाए। उसके लिए
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने आपस में मशवरा किया और फिर और उस पे फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमने कहा ठीक है हम जिम्मेदारी उठाते हैं। और उस 5-6 महीने की गवर्नमेंट में बहुत काम हुआ। फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई, जो वादे किए थे। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट थी वहां की रियासत की, उन्होंने अपने काम किए, वादे पूरे किए और लोगों तक आउटरीच किया, सियासी जमातों को रेलेवेंट किया, माहौल को बेहतर किया। अब वो कमेटी वाले अपने मुतालबात अगर बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ले गए कि चीजें बिल्कुल डेडलॉक की तरफ चली गई, हालांकि हम उनके इस मुतालबे के ऊपर भी डिबेट कर रहे थे, इसमें भी रास्ते निकाल रहे थे। और कमेटी ने उनसे यही कहा था, राणा साहब मौजूद थे, मैंने उन्हें तरले करके कहा था, मैंने कहा यार हमें 5-6 दिन सिर्फ और दे दो, हम इसका भी कोई हल निकालते हैं कि कश्मीर के महाजरीन के कोटे को भी बहाल रखें और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी रहे और आपका मुतालबा भी पूरा हो जाए। लेकिन वो तो 1 सेकंड भी बढ़ाने को तैयार नहीं थे। तो उनकी तरफ से सारे मुतालबे पूरे होने के बाद इस मुतालबे पे आके अड़ जाना, और उस वक्त एक सोच ये भी थी कि इनका ये मुतालबा भी मान लिया गया तो इवन देन एक नया मुतालबा आ जाएगा, ये किसी बात पे सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये मामला खत्म नहीं होगा। लिहाजा कोई हमारी गवर्नमेंट की वजह से नहीं है, वी आर रेडी फॉर दैट। जो हमने कहा कि इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया जाए, वो पोस्टपोन अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं था, वो चंद हफ्तों की बात थी। इसलिए हमारे ख्याल में नहीं माना गया, ओके। हमारे ख्याल में ये था कि वहां की जो फिजा है उसको जरा थोड़ा टाइम दे के नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाए और जरा बेहतर फिजा में इलेक्शन कराए जाए। वैसे तो इलेक्शन जंगों में भी होते हैं। यही सवाल राणा साहब के सामने रखते हैं। राणा साहब, जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर को लेकर, जो पीपल्स पार्टी की जानिब से तजवीज़ भी सामने आई है, आपको लगता है कि इस वक्त सूरत हाल इलेक्शन के लिए मौजू है और अपने वक्त पर होने चाहिए इलेक्शन? देखें, इलेक्शन के लिए सूरत हाल मेरी राय ये है कि हर वक्त मौजू होती है और अगर उसको गैर मौजू करने के लिए दलील या आर्गूमेंट तलाश किया जाए तो वो भी हर वक्त अवेलेबल होता है। आज से 7 महीने पहले जब हमने अक्टूबर 2025 में 8-9 महीने पहले जब एक्शन कमेटी से डायलॉग किया था, तो डायलॉग के बाद हमारी जो डायलॉग कमेटी थी गवर्नमेंट की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें कायरा साहब थे, राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, फैसल राठौर साहब थे जो अब वज़ीर आज़म हैं, और हमारी तरफ से भी अमीर मुकाम साहब थे, एहसन इकबाल साहब थे, डॉक्टर तारक फजल साहब थे। तो उस वक्त भी हमारा जो है वहाँ पे ये अंदाज़ा था कि इस मसले का हल यही है कि मौजूदा हुकूमत, जो उस वक्त हुकूमत थी, चौधरी नवारुल हक साहब वज़ीर आज़म थे, कि ये हुकूमत रिज़ाइन करे या इस हुकूमत को जो है वो फ़ारग होना चाहिए और इलेक्शन हो जाए। तो वो गवर्नमेंट जो है वो बाद में फिर वज़ीर आज़म ने रिज़ाइन किया, लेकिन हालात को बेहतर बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें जो है वो बाकिया पीरियड जो 6-8 महीने का है उसमें हुकूमत बनाने। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कमर ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ पेश किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। साथ ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अमरीका और ईरान के दरमियान आबनार हुर्मुज़ के कंट्रोल और तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए मखसूस रास्तों के ईरानी दावों ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है और इस तनाज़े ने जंगबंदी के मुस्तकिल खात्मे के खतरात में भी इजाफा कर दिया है। ईरान का दावा है कि आबनार हुर्मुज़ पर सिर्फ उसका कंट्रोल है और अगले 30 रोज़ तक ये आबी गुजरगाह मुकम्मल तौर पर ईरान की निगरानी में ही रहेगी, जबकि अमरीका का इसरार है कि इसे आबनार हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल कबूल नहीं और आबनार हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त में रुकावटें खड़ी करना मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी है।
फरीकैन के दरमियान इसी इल्ज़ाम तराशी के साए में पिछले 2 रोज से एक दूसरे की तंसीबात पर हमले जारी हैं और अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का कागजी मुआहिदा तो मौजूद है, मगर आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल अमली तौर पर अफरा तफरी का शिकार हो गई है और इसी अफरा तफरी के बाइस आबनाए हुर्मुज़ में एक बार फिर तिजारती और तेल के जहाज़ों की आमदोरफ्त में वाज़ेह कमी देखी जा रही है, जिससे तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा भी जन्म ले रहा है। अहम बात यह है कि अमरीका ने ईरान पर बर्दाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाकर आज सुबह ईरान के साहिली इलाकों पर फिर फ़ज़ाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के बयान के मुताबिक अमरीकी बहरिया और फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने तिजारती जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद आज आबनाए हुर्मुज़ के करीब मुख्तलिफ मकामात पर ईरान के 10 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस हमले की वीडियो भी जारी की है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में एक बार फिर ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटाने की धमकी देते हुए कहा कि अमरीकी फोर्सेज ने सीज़ फायर की दोबारा खिलाफ वर्जी पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, साहिली रेडार तंसीबात पर फ़ज़ाई हमले किए। सदर ट्रंप ने लिखा कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि हम मजीद तहम्मुल का मुजाहरा करने के काबिल ना रहें। हो सकता है हमें वो काम फौजी ताकत के जरिए मुकम्मल करना पड़े जिसका कामयाब आगाज किया था। अगर ऐसा हुआ तो इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद खत्म हो जाएगा। अमरीका के इस हमले के जवाब में ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमरीकी तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरानी नेवी और एरोस्पेस फोर्स ने मुश्तरका तौर पर अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। हमला ईरान पर हालिया अमरीकी हमलों के जवाब में किया गया। पासदारान इनकलाब ने अपने बयान में कहा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी मुफाहमती याददाश्त की शिक 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार ने भी ईरान के जवाबी हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक पर मुतादिद ड्रोन और मिसाइल दागे, मगर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी एहलकारों के जानी नुकसान या अमरीकी तंसीबात को किसी बड़े नुकसान की कोई इतला नहीं है। दूसरी तरफ कुवैत ने अपनी सरजमीन पर होने वाले ईरानी हमले की मसम्मत करते हुए कहा कि ईरान की जानिब से बार बार की जाने वाली जारियत हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। जबकि बहरीन ने ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक कर तबाह करने का दावा किया। बहरीनी फौज ने अपने बयान में कहा कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इतवार को इन खतरनाक ईरानी हमलों में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद प्रोजेक्टाइल्स को रोक कर तबाह कर दिया है। यानी आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल का तनाज़ा मुसलसल जंग के शोलों को भड़का रहा है और अगर जल्द इस तनाज़े का कोई हल नहीं निकाला गया तो पूरे खित्ते का एक बार फिर उसको धचका लग सकता है। अहम बात यह है कि यह तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब जुमेरात को सिंगापुर के परचम बरदार कमर्शियल जहाज़ एवर लवली पर ओमानी साहिल के करीब नामालूम मिसाइल से हमला हुआ। ईरान ने इस हमले की जिम्मेदारी तो कबूल नहीं की, मगर हमले से इनकार भी नहीं किया। ताहम इस हमले से पहले ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया था कि बैनुल-अक़वामी बहरी तंजीम IMO की जानिब से मुकर्रर करदा रास्ते के जरिए आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक होगी और तमाम बहरी जहाज़ों को अपनी आमदोरफ्त के लिए ईरान के साथ राब्ता और हम आहंगी करनी चाहिए। अब अहम बात यह है कि ओमान, जिसके ईरान से बेहतर ताल्लुकात हैं, उसने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए ओमानी साहिल के करीब जनूबी ऐलान कर रखा है, जहां से बाज़ जहाज़ों ने पिछले 2 रोज़ में गुजरने की कोशिश भी की है। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आज एक बार फिर ये वाज़ेह किया कि मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ आइंदा 30 दिन के अंदर जंग से पहले की हालत में बहाल तो हो जाएगी, मगर इसका इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा और इन इंतजामात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी सिर्फ ईरान पर आयद होगी। इराकी वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ में किसी भी किस्म की मुदाखलत या मुतवाज़ी इंतजामात कायम करने की कोशिश न सिर्फ सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाएगी, बल्कि कशीदगी में इजाफा और इस अहम आबी गुजरगाह की बहाली में ताख़ीर का बाइस भी बनेगी। जबकि पिछली 2 रातों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले तसादुम और वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। यानी अमरीका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त तो आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता देने की बात करती है, मगर सिर्फ 10 रोज़ बाद फ़रीक़ैन एक दूसरे पर इस याददाश्त की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगा रही है। और अब सूरत हाल ये है कि अमरीका और ईरान के दरमियान कागजी मुआहिदा तो मौजूद है, मगर आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल मुसलसल अफरा तफरी का शिकार है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस तंग समंदरी गुजरगाह में जहाज़ों के लिए 3 अलग अलग रास्ते सामने आ चुके हैं, जहाँ मुख्तलिफ हुक्काम दर्जनों बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनूबी रास्ता ओमान के साहिली पानियों से गुजरता है, दूसरा रास्ता जो जंग से पहले इस्तेमाल होता था आबनाए हुर्मुज़ के वस्त से गुजरता है, जबकि तीसरा और शुमाली रास्ता ईरान के कंट्रोल में है। सूरत हाल ने जहाज़ चलाने वाली कंपनियों के लिए ये फैसला करना मुश्किल बना दिया है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करें। अगर जहाज़ ईरान के ज़ेरे कंट्रोल रास्ते से गुरेज करते हुए ओमान या दीगर गैर ईरानी रास्तों का इंतखाब करते हैं तो इन्हें हमलों का खतरा लाहक रहता है, लेकिन अगर वो ईरानी इनकलाबी गार्ड्स की हिदायत पर अमल करते हुए
ईरानी रास्ता इख्तियार करते हैं तो उन्हें खदशा है कि अगर ये मुआहिदा नाकाम हो गया तो उन्हें मुस्तकबिल में मगरबी पाबंदियों, खुसूसन अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। और जो जहाज़ अमरीकी पाबंदियों के खतरे से बचने के लिए ओमानी रास्ता इख्तियार कर रहे हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब से गुजर रहे हैं, जिसके बायस समुद्री हादसात का खतरा बढ़ गया है। और इसी सूरत हाल के बायस आबना हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में एक मरतबा फिर वाज़ेह कमी देखी जा रही है। समुद्री आमदोरफ्त पर नजर रखने वाली फर्म कपलर के मुताबिक बुध को इस गुजरगाह से 73 जहाज गुजरे थे। जुमेरात को गुजरने वाले बहरी जहाज़ों की तादाद 54 थी, मगर जुम्मे को ये तादाद मजीद कम होकर 34 और हफ्ते को तकरीबन 10 जहाज़ों तक आ गई है। ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और क्या इसका कोई हल मौजूद है, इसी पर बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब और मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जो कि दिफाई तजियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज चौधरी साहब, आपको क्या सूरत हाल किस तरफ जाती दिखाई दे रही है? आप जो संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात दोनों फरीक़ैन की जानिब से, ईरान और अमरीका दोनों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या इस MOU पर अमल दरामद नजर आ रहा है आपको मुस्तकबिल करीब में? और इन सारी संगीन खिलाफ वर्जियों के बाद मुज़ाकरात पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मुज़ाकरात भी साथ साथ हैं और ये वायलेशंस भी हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि दोनों तरफ से कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो शायद ना किए जाते तो बेहतर था। मिसाल के तौर पर ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर अभी से अगर कुछ पाबंदियां लगानी शुरू की हैं तो मैं समझता हूँ कि उसका असर सिर्फ अमेरिका पे तो नहीं है या इसराइल पे तो नहीं है, उस पर तो खलीजी रियासतें भी हैं, बल्कि सारी दुनिया मुतासर होगी। अभी सिंगापुर के जहाज़ पे अटैक हुआ था, फिर बाद में किसी और पे भी हो सकता है, दुनिया की इक़्तिसाद भी मुतासर हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि ईरान को जो बड़े मामला थे, अगर पीस डील हो जाती तो उसका जो ज़्यादा फ़ायदा होना था, खुसूसन जब खलीजी रियासतें जो उनके साथ पहले ही ईरान के साथ अब मामला तय करना चाह रही हैं, इसराइल से दूर हो रही हैं, इसराइल पूरे इलाके में तनहा होता जा रहा है। ये इतना बड़ा डिविडेंड है, इतना बड़ा फ़ायदा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहती तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरीके से वो अमेरिका की तरफ से जो लेबनान में किया गया है, सीज फायर करवाया गया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह को भी डिसआर्म करें। तो बुनियादी तौर पर हिजबुल्लाह और लेबनान की जो हुकूमत है उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाएगी, वहाँ सिविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो वो भी कोई मसले का हल तो जो नहीं किया गया। तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से मसाइल हैं, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि ये बहरहाल MOU के ऊपर भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं उस वक्त तक ये मुआहिदा किसी ना किसी तरीके से आगे चलेगा। उसके बाद क्या होता है, इसके रिजल्ट्स के बाद ऊपर डिपेंड करेगा कि अमेरिका इसको मजीद सीरियस होता है कि नहीं होता। इसलिए ये जो विंडो है ये 2-3 महीने की, इसमें मेरी अपनी राय तो शायद ये होती, और शायद हमारे मीडिएटर भी उनको यही बताएं कि ईरान को कि अभी आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को टच ना करें, इसको चलने दें, ताकि बाकी का जो मुआहिदा है लेबनान का खुसूसन सिक्योर कर लें और बाकी सारा मुआहिदा मुकम्मल कर लें। तो ये बजाते खुद इस इलाके में अगर अमन आ जाता है तो ये कहीं ज़्यादा बड़ा गेन है, बजाय इसके कि दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला इस वक्त खोला जाए। जी यही सवाल मेरे साहब आपके सामने भी रखेंगे। आप एक तरफ संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला है और दूसरी तरफ MOU पर अमल दरामद एक चैलेंज तो नहीं बन जाएगा आने वाले वक्त में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी फॉर हैविंग मी, और एजाज चौधरी साहब को भी मेरा बहुत सलाम। देखिए, चैलेंज तो रहेगा, चैलेंज तो उस वक्त तक रहेगा कि जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ ईरानियन लीडरशिप, ख़ास तौर पे जो IRG लीडरशिप है, जो मुझे कभी कभी फील होता है कि वो इस वक्त लीड में है। इवन जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके होते हुए भी वो भी प्रॉबली ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन कि वो IRG को 100% जो कंट्रोल अली खamenei साहब का था, शायद वो यहाँ पर वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। बट एनीवेज, दिस इज़ माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। दोनों के बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, दोनों ने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं, हार्ड लाइनर्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, वहाँ पे हार्ड लाइनर्स के साथ साथ इजराइल भी शामिल हो जाता है, उनको भी एड्रेस कर रहे हैं। बट अगर दोनों इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि दे हैव टू गेट आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर जिस तरह एजाज चौधरी साहब ने इशारा किया, उनको इन इंसेंटिव से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। ईरान को अगर $300 बिलियन अप फ्रंट लोड हो रहा है, $100 बिलियन अनफ्रीज हो रहा है, $1 बिलियन पर वीक का अगर उनका ऑयल की तरसील हो रही है, तो वो एक सादा सा मिसाल ये है कि आप मुर्गी खाने के बजाय, वो मुर्गी को ज़बह करने के बजाय आप अंडे जो सोने के मिल रहे हैं ना उन पे इत्तफाक करें। देखिए, दोनों ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला कर रहे हैं,
कि दे वांट पीस और दे डोंट वांट पीस। फिर ईरान के कॉन्टेक्स्ट में उस अमेरिका की वॉर के बाद उन्होंने इस रीजन के अंदर भी अपना रीसेट करना है। अगर उन्होंने ये एडवांटेजेस, ये नहीं है कि उनको एडवांटेजेस मिल जाएंगे तो उनके हालात बड़े साजगार हो जाएंगे, दे विल हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट कि उसका वो इकोनॉमिक बेनिफिट पूरा एक्रू कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और चीज़ मैं जिस तरफ इशारा करना चाहूँगा कि वो माजी और पास से ना अमेरिका निकल रहा है ना ईरान निकल रहा है। अभी इराक में भी जो विजिट हुआ इराक़ची साहब का, तो वो कासिम सलमानी साहब जहाँ पे शहीद हुए हैं उनके उस लोकेशन पे विजिट करने गए। दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि जो ईरान बार बार कह भी रहा है और प्रोमिनेंटली कह रहा है कि हम ये शहादतें जितनी भी हमारी हुई हैं, ख़ासतौर पे जो सुप्रीम लीडर की अभी शहादत हुई है, ना इसको भूलेंगे और ना माफ़ करेंगे। अब दिस इज़ अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट इन अ वे कि ये कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। पहले मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन हुआ, रीजन में गई जीसीसी कंट्रीज़ के ऊपर, जिसने इम्पेक्ट किया इनके फ्यूचर के रिलेशंस को। और अगर ये पॉलिसी लेकर आगे चलेंगे तो चैलेंजिंग तो ज़रूर रहेगा। बट आई थिंक हुर्मस को फॉर द 60 डेज एटलीस्ट एनवायरनमेंट ऐसी अच्छी रखनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CBMs ऑन ग्राउंड हो जाएं, दोनों साइड्स का फिर कॉन्फिडेंस बहाल होना शुरू हो जाएगा। बट अभी तक वो टू बी वेरी ऑनेस्ट आइडियल एक चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं। तो एजाज चौधरी साहब, MOU की शिक में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि MOU के फौरी बाद गुजरगाह को, जिसको आप नायर हुर्मुज़ कहते हैं, आज़ादाना तौर पर खुल जाएगी, तमाम तर मामलात पर अमल दरामद होगा। आपके ख्याल में MOU की इस वक्त खिलाफ वर्जी कर कौन रहा है? क्या वो अमरीका खिलाफ वर्जी कर रहा है या ईरान? ये ज़्यादातर तो अमेरिका ही कर रहा है, लेकिन ईरान ने भी ये जो अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो मसाइल खड़े किए हैं, मैं समझता हूँ कि वो नहीं करने चाहिए। देखिए, वो कंट्रोल कर रहे हैं, हर शिप को ये कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ के और उसी रास्ते पे जाएंगे जिस रास्ते पे हम आपको बता रहे हैं, यानी आप ज़रा सा भी डिविएट करेंगे तो हम उसके ऊपर अटैक करेंगे, जिस तरह उन्होंने किया। और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसके ऊपर जवाब दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ईरान के लिए वो जो अभी जनरल साहब कह रहे थे एनवायरनमेंट, पहले वो जो बड़ी एनवायरनमेंट है वो उनके हक में है, उनका फ़ायदा है। देखें ना, कितनी खलीजी रियासतें हैं जो हमेशा से ईरान को अपना दुश्मन समझती थी, इवन इसराइल को अपना एक किस्म का इत्तेहादी कुछ मानने लग गई थी उनमें से। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि नहीं, ईरान एक बड़ी कुव्वत है, इस इलाके की कुव्वत है, साथ में पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, ये सारे मिलकर कह रहे हैं कि एक नया एनवायरनमेंट बनना है यहाँ पे, लिव एंड लेट लिव का, पुरअमन बकाए बाहमी का, पीसफुल को एग्जिस्टेंस का। अब ईरान को उस पर तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जिसका मतलब ये कि MOU के बाकी सारे नुकात जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें, और ये भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इस तरह ना बंद करें, क्योंकि अगर ये बंद करना शुरू किया तो फिर वो सारी दुनिया को एक किस्म का अपना दुश्मन बनाएंगे ना। देखिए, क्योंकि सबके शिप्स गुजरने हैं वहाँ से, तो ये तो कोई बात ना हुई कि जनाब हर एक को आप जनाब इसको करेंगे। ये मेरा नुक्ता ये है कि ईरान को ये शायद मीडिएटर्स जो हैं ये बताएं कि जनाब आप बड़ा फल खाएं, ये छोटे छोटे जो है ना मामलात हैं इनकी तरफ अभी आप ना जाएं, एनवायरनमेंट को बनने दें और वो उसी सूरत में होगी और चलें। अच्छा, दूसरी तरफ अमेरिका है, उसके लिए भी बिल्कुल जनरल साहब ने सही कहा कि हर मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स ऑफ पावर होते हैं, तो ये कशमकश और वो तो लगी रहती है, टग ऑफ वॉर तो लगी रहती है। लेकिन ईरान बिल अमूम, इसराइल इस वक्त तनहा हो रहा है बिल अमूम, क्योंकि अमेरिका और इसराइल के दरमियान पहली बार हम दरार देख रहे हैं। तो ईरान के लिए तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो कि इस दरार को मजीद गहरा कर दिया जाए, क्योंकि इसराइल बगैर अमेरिका की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता। तो गोया इसराइल को अगर आप अपने उसका खतरा ख़त्म कर दें तो आपको कहीं ज़्यादा फ़ायदा है। ये मेरा मतलब मेन नुक्ता मेरा ये है इस हवाले से। जी से यही पॉइंट जनरल साहब आपके सामने रखेंगे, MOU की खिलाफवर्जी कर कौन रहा है, अमेरिका या ईरान? देखिए, इंटरप्रिटेशन का मसला है। दोनों उसकी जो इंटरप्रिटेशन करते हैं वो अपने हक में करना चाहते हैं, ताकि वो जो डायलॉग के टेबल के ऊपर जो मैक्सिमम बेनिफिट्स एक्रू करना चाहते हैं फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। तो इंटरप्रिटेशन का मसला है, इसको हम किसी एक पार्टी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। देखिए, पहली वायलेशंस, इसको ज़रा हुर्मस की जो वायलेशंस हैं इसको अगर आप देखें तो फिर लेबनान के अंदर भी वायलेशंस हो रही हैं, जो पहली शिक है जहाँ सॉवरेनिटी की बात करते हैं। ऑलरेडी जब वंस हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं इंक्लूडिंग लेबनान, तो वेस्ट बैंक में तो इसराइल बैठा हुआ है, वहाँ पे वो करते हैं। हुर्मस के बीच में लीवरेज क्रिएट करने के लिए ईरानियंस जो है वो जो शिप्स के ऊपर हो रहे हैं, प्रॉब्ली यहाँ पर भी टेस्ट किया गया ईरान को कि अगर हम ओमानी कोस्ट के साथ हग करके यहाँ से ट्रैफिक बहाल कर दें तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। थोड़े से लीगल एस्पेक्ट्स भी हैं, ईरान की इंटरप्रिटेशन,
इसको वो ईरानियन वाटर्स कहते हैं, लीगल इंटरप्रिटेशन जो बाकी दूसरी पार्टीज है वो इसको करते हैं जी ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं, और पहले भी इसी इंटरनेशनल वाटर्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे एक्शन होता रहा। देखें, एक सिचुएशन को समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये जो कार्ड है जी हुर्मस का, ये ईरान के पास पहले बहुत अरसा पहले से डिस्कस हो रहा था, एक उनके पास था। उसके फॉर और अगेंस्ट में लोग बहुत होते थे, जो इसके अगेंस्ट थे इसको यूज़ करने, वो यही कहते थे कि वी विल सीक वॉर, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत कर देगी। अब जब अच्छा न्यूक्लियर का भी जब परसू कर रहा था ईरान ने, तो कई स्कूल ऑफ थॉट वहां पे ऐसा ही था, ज्यादातर लोग जो कहते थे कि जी हमें नहीं करना चाहिए कि वॉर हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। आप JCPOA से निकल गए, जो एक बाइंडिंग के ऊपर एक सख्ती थी या जो चीज चल रही थी, जब निकले तो उन्होंने परसू करना शुरू कर दिया। जो लोग वॉर से डर रहे थे, अब वो ये कहते हैं, जो वॉर से नहीं डर रहे थे और कहते थे हमें परसू करना चाहिए न्यूक्लियर में भी और हॉर्मस को यूज करनी, वो अब कहते हैं अब तो वॉर हो गई है। तो वॉर होने के बाद अब ईरान ने मैक्सिमम वो पोजीशन ये ले लिया कि मैं अब पूरा फायदा उठाऊंगा, जिस चीज का मुझे डर था दैट हैज हैपेंड। और उनकी असेसमेंट यही है कि अमेरिका विल नॉट गो बैक टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, वरना हम और फिर कॉस्ट क्रिएट कर देंगे थ्रू इकोनॉमिक प्रेशर। तो एनवायरनमेंट चेंज हुई है, अब उसका पूरा फायदा उठाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर स्टेबिलिटी और पीस की तरफ जाना है, दोनों को इंसेंटिव देना पड़ेंगे। ये सख्तियों से या खींचातानी से, वो लूट मार आखिरी बचत करने से कोई इनको फायदा नहीं मिलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। एजाब, आप दोनों ने प्रोग्राम नया पाकिस्तान को वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ। वेलकम बैक। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के माहौल में अमरीका, कनाडा और मेक्सिको की मुश्तरका मेज़बानी में जारी फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जियो पॉलिटिक्स से मुतासिर होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस फुटबॉल वर्ल्ड कप के आगाज से पहले से लेकर कल ईरान के वर्ल्ड कप का सफर खत्म होने तक ईरान की टीम को जिस किस्म के इंतजामी और लॉजिस्टिक मसाइल का सामना करना पड़ा, उससे न सिर्फ खेल को सियासत ज़दा कर दिया है, बल्कि फीफा की कारकर्दगी पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। क्योंकि फीफा का ये नारा है कि फुटबॉल यूनाइट्स ऑल, लेकिन इसके बावजूद अमरीकी इंतजामिया की जानिब से ईरान से जिस किस्म का बर्ताव किया गया, वो इस नारे का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ था। जबकि फीफा ईरानी टीम के एहतजाज और अपीलों के बावजूद अमरीकी मनमानियों के सामने बेबसी की तस्वीर बना रहा। अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाले इस वर्ल्ड कप में ईरान को शुरू दिन से कई मसाइल का सामना करना पड़ा। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद पहले तो ये खदशात पैदा हुए कि ईरान की टीम अब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी भी या नहीं, मगर फिर जब ईरानी टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला हो गया तो ईरानी टीम और सपोर्ट स्टाफ के वीज़ों में ताखीर की गई। फिर ईरानी टीम को अमरीका में रिहाइश और प्रैक्टिस की इजाज़त देने से इनकार किया गया। यहाँ तक कि सदर ट्रंप के ईरानी टीम के अमरीका आने पर उनकी जिंदगी और हिफाजत की जमानत ना देने की धमकी आमेज पोस्ट भी की गई। और इसके बाद भी ईरान को अमेरिका में कई लॉजिस्टिक्स और इंतजामी मसाइल का सामना करना पड़ा। यानी ईरानी फुटबॉल टीम को खेल के मैदान में कदम रखने से पहले हर किस्म के जहनी टॉर्चर का सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम तर ऑफ द फील्ड मसाइल के बावजूद ईरान ने वर्ल्ड कप के इब्तदाई ग्रुप मैचेस में मुतासिरकुन कारकर्दगी दिखाई, जहां उसे बेल्जियम जैसी मजबूत टीम समेत कोई टीम हरा ना सकी और उसने ग्रुप में अपने तीनों मैचेस ड्रॉ किए हैं। अपने पहले मैच में ईरान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला 2-2 गोल से बराबर किया। बेल्जियम और मिस्र के खिलाफ मैचेस में भी ईरानी टीम जीत के काफी करीब आई, मगर आखिर में बिना किसी गोल के दोनों मैचेस बराबरी पर खत्म हुए। ईरान के गोलकीपर अली रजा के बेल्जियम के खिलाफ दिफा पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने उन्हें दाद दी और स्पीकर बाकर कालिबाफ ने उनके दिफा को ईरान के कौमी दिफा से ताबीर किया। मिस्र के खिलाफ ईरान का आखिरी ग्रुप मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद ड्रॉ हुआ। ईरान ने एक्स्ट्रा टाइम में मिस्र के खिलाफ फतहकुन गोल स्कोर किया, लेकिन मिस्री कोच के एतराज़ पर इस गोल को रिव्यू में ऑफसाइड करार देकर वापस ले लिया गया। ईरान की टीम वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में बेहतर खेल पेश करने में कामयाब रही, क्योंकि इवेंट में इसका मुकाबला बेहतर टीमों से था और तारीख में पहली बार नॉकआउट मरहले तक पहुंचने के लिए इसकी नजरें कल होने वाले आखिरी ग्रुप मैचेस पर थीं। अगर क्रोएशिया, कांगो या अल्जायर और ऑस्ट्रेलिया में से कोई एक टीम अपने मैचेस हार जाती तो ईरानी टीम तारीख में पहली बार नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेती। मगर कल ऑस्ट्रिया और अल्जायर के मैच के आखिरी सेकंड्स में ईरान की आखिरी उम्मीदों पर भी उस वक्त पानी फिर गया, जब मैच के आखिरी किक पर ऑस्ट्रिया ने अल्जायर के खिलाफ गोल करके मैच 3-3 से बराबर कर दिया। इस तरह मैच के आखिरी लम्हात में अल्जायर और ऑस्ट्रिया अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए और ईरान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। मगर ईरान को इस पूरे सफर में जिस तरह की मुश्किलात का सामना रहा, जिस तरह खेल के मैदान में ईरान को खेल से ज्यादा सियासत का मुकाबला रहा, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इन मुश्किलात के सामने ईरान ने ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जिस किस्म की मुजाहमत दिखाई, उसकी मिसाल भी शायद कम ही मिलती हो। वैसे तो ईरान की मुश्किलात वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही शुरू हो गई थी, मगर वर्ल्ड कप खेलने के लिए शिमाली अमरीका में कदम रखते ही असल इम्तिहान शुरू हुआ।
पहले तो ईरानी फुटबॉल टीम को अमरीकी रियासत एरिजोना में अपना कैंप कायम करने की इजाज़त नहीं मिली और ईरान को अमरीका से कशीदगी की वजह से अपना बेस कैंप अमरीकी सरहद पर मेक्सिको के शहर तिख्वाना में कायम करना पड़ा और ईरान को तीनों मैचेस खेलने के लिए तिख्वाना से अमरीका सफ़र करना पड़ता था, जहां मैच के अख्ताम पर उसे फौरी वापसी भी करना होती थी। इसके अलावा वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी ईरानी टीम को जंगी सूरत हाल की वजह से अपना ट्रेनिंग कैंप ईरान की बजाय तुर्की में लगाना पड़ा था और जिस अमरीकी सरजमीन पर ईरान ने अपने तीनों मैचेस खेलने थे उसकी कंडीशन से हम आहंग होने के लिए ईरान को अमरीका में प्रैक्टिस का मौका भी नहीं दिया गया। इसके अलावा अमरीका में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए कई ईरानी अहदेदारों, इंतजामी एहलकारों और तकनीकी स्टाफ को अमरीकी वीज़े जारी नहीं किए गए। ईरानी फेडरेशन के मुताबिक 13 से 15 अहम अहदेदार वर्ल्ड कप के दौरान अमरीका दाखिल नहीं हो सके, जिसे ईरान ने खेल में सियासी मुदाखलत करार दिया है। ईरान ने इस इम्तियाजी सलूक की फीफा से शिकायत भी की, लेकिन ईरानी मुंतजमीन के मुताबिक फीफा ईरान को लेवल प्लेइंग फील्ड दिलाने में नाकाम रहा। वर्ल्ड कप के आगाज से पहले अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान की वर्ल्ड कप में शिरकत को वेलकम किया था, लेकिन साथ ही ये भी लिखा था कि मेरे ख्याल में अपनी ज़िंदगी और हिफाजत के लिए ईरान का अमरीकी सरजमीन पर आना मुनासिब नहीं होगा। इस इम्तियाजी सलूक और लॉजिस्टिक मसाइल को लेकर ईरान के खिलाड़ी, कोच और इंतजामिया मुसलसल शिकवा करते रहे। वर्ल्ड कप के आगाज़ पर ईरानी फुटबॉल टीम के सुपरवाइजर मेहदी मोहम्मद नबी ने तिख्वाना में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक ईरानी तकनीकी टीम को वीज़े जारी नहीं हुए और ईरान को वर्ल्ड कप में इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। सपोर्ट स्टाफ के अलावा ईरानी टीम के खिलाड़ी और कोच भी ईरान के साथ रवा रखे जाने वाले इस इम्तियाजी सलूक पर नाला रहे। खासतौर पर मिस्र के खिलाफ मैच के बाद ईरानी फुटबॉल टीम के कप्तान फट पड़े। उन्होंने वर्ल्ड कप इंतजामात को डिजास्टर करार दिया। मैच के बाद ईरानी कप्तान मेहदी तरीमी ने कहा कि ऐसा महसूस होता है जैसे हमें यहाँ खुशामदीद नहीं कहा जा रहा और इंतजामिया चाहती है कि हम टूर्नामेंट से निकल जाएं। मिस्र के खिलाफ मैच में शानदार खेल का मुजाहरा करने वाले ईरानी फुटबॉलर रामीन रजाई ने भी मैच के बाद शिकवा किया कि सब जानते हैं कि हमें पिछले कुछ अरसे से किन हालात का सामना है, इसलिए हम अपनी कौम को जीत कर खुशियाँ देना चाहते हैं क्योंकि ईरानी ज़्यादा खुशियों के हकदार हैं। इसी तरह टीम के कोच अमीर खलानोफी ने ईरान को वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा मजलूम टीम करार दिया। उनका कहना था कि मुसलसल सफरी मसाइल, वीज़ा रुकावटों और इंतजामी मुश्किलात ने टीम की कारकर्दगी को नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने अपनी टीम के साथ होने वाले रवैये पर एहतजाज करते हुए फीफा सदर से मुतालबा किया कि वो मेज़बान मुल्क के खिलाफ मौसर मौक़िफ़ इख्तियार करें ताकि आइंदा किसी टीम के साथ ऐसा सलूक ना हो। अहम बात यह है कि ईरान के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक पर सिर्फ ईरानी ही सरापा एहतजाज नहीं बल्कि खेल की दुनिया से दीगर आवाज़ें भी ईरान के साथ होने वाले सलूक को इम्तियाजी सलूक करार दे रही हैं। 4 रोज़ पहले जब ईरानी कप्तान, कोच और खिलाड़ियों की जानिब से शिकवों का इजहार भी नहीं किया गया था, तब साबिक बरतानवी फुटबॉलर और मौजूदा ब्रॉडकास्टर गैरी लिंकर ने एक प्रोग्राम में कहा था कि ईरान को इस वर्ल्ड कप में अमेरिका की जानिब से इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा है और 1986 से वर्ल्ड कप खेलने और ब्रॉडकास्टिंग के दौरान उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा कि टूर्नामेंट में शरीक किसी टीम को इस कदर इम्तियाजी और नामुनासिब सलूक का सामना करना पड़ा हो। यानी दुनिया खेल को इदराक है कि ईरान के साथ वर्ल्ड कप में इम्तियाजी सलूक जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का मुसलसल ये मौक़िफ़ रहा कि ईरानी खिलाड़ियों को खेलने की मुकम्मल इजाज़त है, ताहम सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर खुसूसी सफरी ज़वाबित बरकरार रहेंगे। बहरहाल अब ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है, मगर इस इवेंट में जहां ईरानी टीम की ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड मज़ाहमत मुद्दतों याद रखी जाएगी, वहीं अमेरिका का बतौर मेज़बान मनफी किरदार और फीफा की अमेरिका के सामने बेबसी भी न भूलेगी। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।